हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात कर रहे हैं। देखिए, लास्ट में वर्तीय गति में हमने पढ़ा था समान और असमान वर्तीय गति। देखो, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। असमान वर्तीय गति में थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात थी। असमान वर्तीय गति में क्या था? असमान वर्तीय गति के दो पार्ट आते थे। एक आता था घटती चाल वाला और दूसरा आता था जी बढ़ती चाल वाला। समझ गए? एक घटती चाल थी, बढ़ती चाल थी। जैसे मैं कहूँ, ये पहले तो ऐसे दिखाता हूँ, फिर मैं ऐसे दिखाता हूँ। पहले ऐसे दिखाते हैं और फिर हम ऐसे दिखाते हैं सामने से। जब चाल बढ़ती है, कब बढ़ सकती है जी चाल? जब वेग और बल एक ही दिशा में हो। बल मतलब त्वरण एक ही दिशा में हो। स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण AT, ये बढ़ती चाल है जी। AR हमेशा इधर ही होगा। परिमाणी इन दोनों का यहाँ आ जाएगा। उनके बीच में वेग और परिमाणी के बीच थीटा ये बन जाएगा। ये थीटा क्या है जी? 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। अब इस चित्र में मैं क्या दिखाऊंगा? ओमेगा ऊपर है और अल्फा भी कहाँ है? ऊपर है। ओमेगा और अल्फा एक ही दिशा में होती है जब चाल बढ़ती है, तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से दी जाती है। घटती है चाल, AR इधर है जी। AR तो हमेशा केंद्र की तरफ ही रहता है। चाल घटती है तो एक आ गया ऊपर, एक आ गया नीचे। घटती चाल में क्या होएगा? घटती जब चाल है तो वेग तो आ गई है, लेकिन त्वरण उसका विरोध करेगा जी। त्वरण उसका क्या करेगा बताओ? विरोध करेगा। समझ गए? घटती चाल में और हम बात करें, जैसे ऊपर ओमेगा है तो अल्फा कहाँ आ जाएगा बोलो? अल्फा नीचे आ जाएगा जी। V और A विपरीत दिशा में, और परिमाणी किधर आएगा? परिमाणी इधर आ जाएगा जी, A नेट। और इनके बीच में कोण कितना आ जाएगा? इनके बीच में कोण ये थीटा आ जाएगा, जो कि 0 डिग्री से नहीं बल्कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। 90 और 180 के बीच में यहाँ कोण है वो 0 और 90 के बीच में। कोई दिक्कत, कोई बात यहाँ तक समझ ना आई हो? घटती चाल बढ़ती चाल समझ गए? आगे बात मैं करने जा रहा हूँ कि अगर देखो, ये तो असमान थी। अगर समान चाल होती तो, समान चाल होती तो आप क्या करते? समान चाल से वर्तीय गति, समान चाल से वर्तीय गति अगर आप करते तो क्या होता बताओ? समान चाल से अगर हम वर्तीय गति करते तो पॉइंट ये बनता जी कि जैसे पहले हम ऐसे दिखा देते हैं, फिर हम ऐसे दिखा देते हैं। ये समान चाल से वर्तीय गति होती है। चाल समान है, चाल समान है यानी बोलें तो वेग है, त्वरण तो है ही नहीं इस बार। AR तो 0 नहीं है, लेकिन AT तो 0 है। AT 0 है इस बार। AR किधर होगा? केंद्र की तरफ। ठीक है, इसमें यहाँ पे दिखाएंगे तो यहाँ पर क्या है? अल्फा भी 0 होगा जी। अल्फा 0 होगा तो खाली ओमेगा ही है जी, बस ऐसे। ओमेगा की नए दिशा बदल रही है, नए परिमाण बदल रहा है, तो ओमेगा को आप क्या कहोगे? नियत है। लेकिन क्या वेग नियत है? वेग नियत नहीं है। रेखीय वेग नियत नहीं है, जबकि कोणीय वेग नियत है। क्योंकि वेग का परिमाण तो नियत है। वेग का परिमाण, वेग का परिमाण तो नियत है भाई। चाल नियत है, लेकिन वेग की दिशा बदल रही है। वेग का परिमाण तो नियत है, लेकिन उसकी दिशा बदल रही है। समझ गए हो जी बात? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? कोई बात समझ ना आई हो पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं जी। समान वर्तीय गति, असमान वर्तीय गति, ये दोनों हमने पढ़ दिए हैं। इन दोनों के उदाहरण भी हमने देख लिए हैं जी। ठीक है, आगे की बातें देखो अब।
अगली बात समझते हैं जी। अगला पॉइंट देखिए क्या है, समान असमान वृत्तीय गति। इस पर एक सवाल कर लेते हैं जी। जो नेट त्वरण का एक सवाल था हमारा, नेट त्वरण क्या था? नेट त्वरण क्या था? ए आर का स्क्वायर प्लस में ए टी का स्क्वायर। ए आर क्या होगा जी? वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, और ए टी क्या होगा जी? डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये था जी हमारा नेट त्वरण, था जी ये नेट त्वरण, ए आर का स्क्वायर प्लस में ए टी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब बात समझिए जी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, लिखो। एक कार द्रव्यमान, एक कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। वह वृत्तीय गति में 2 मीटर पर सेकंड की चाल से 4 मीटर त्रिज्या में मुड़ती है। 4 मीटर त्रिज्या में मुड़ती है। 2 मीटर पर सेकंड की चाल से 4 मीटर की त्रिज्या में मुड़ती है। यदि वेग 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से, आप कहोगे ये तो वेग कैसे हुआ, ये तो मीटर पर सेकंड होना चाहिए था। नहीं, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। यदि वेग 4 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़े तो त्वरण बताइए। अब आपको तो यही पता नहीं चला कौन सा त्वरण बताना है। जब त्वरण का मतलब क्या है, त्वरण बताइए, मतलब नेट त्वरण बताना है, ये बात ध्यान रखना। समझ गए? सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, नेट त्वरण बताना है, एक बात समझ में आ गई। 2 मीटर पर सेकंड की दर से वेग बढ़े, यदि वेग बढ़ रहा है, यानी 4 क्या है जी, ये तो है तो त्वरण। कौन सा त्वरण है ये? 4 मीटर पर सेकंड की दर से वेग बढ़ रहा है, यानी वेग कौन सा बढ़ाता है? स्पर्श रेखीय त्वरण है ये। अंडरस्टैंड? रेखीय त्वरण क्या होगा? ये होता है जी वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना है जी? एक कार का द्रव्यमान इतना, 2 मीटर पर सेकंड की चाल है। वी कितना है जी? 2 मीटर पर सेकंड की चाल है। 4 मीटर त्रिज्या में मुड़ती है, तो 4/4 कितना आ गया जी? 1। यानी ए आर का मान आया, ए आर जो वी स्क्वायर बाई आर था, वी स्क्वायर बाई आर का मान आ गया जी 1। और डी वी बाई डी टी का मान कितना आ गया? डी वी बाई डी टी स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण कितना है जी? 4। आंसर क्या आएगा? 1 + 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 √17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा जी नेट त्वरण। कोई कंफ्यूजन? कोई बात समझना ये पूछ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, स्पर्श रेखीय त्वरण देख लिया। अब एक टॉपिक आता है जी, अगला टॉपिक देखिए। एक टॉपिक आता है कॉनिकल पेंडुलम, यानी शंकुआकार लोलक। शंकु लोलक भी बोल देते हैं, शंकु लोलक या क्षैतिज वृत्तीय गति का उदाहरण है ये। कैसे होता है समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ बात। अब देखिए, एक m द्रव्यमान का एक कण लेते हैं। यहाँ पर एक रस्सी थी, यहाँ से एक m द्रव्यमान का कण पहले यहाँ पर बंधा हुआ था जी। ठीक है, अब आप उसको ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो कण यहाँ से यहाँ आएगा जी। और अब ये इस तरह वृत्तीय गति में घूमेगा। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको डॉटेड लाइन में बना दो, क्योंकि अब ये यहाँ है ही नहीं। अब ये ऐसे घूमने लग गया जी, ऐसे। समझ गए जी? m द्रव्यमान का कण है,
रस्सी की लंबाई एल ले लेता हूँ मैं, इसको मैं आर से लिख सकता हूँ, ये भी आर ही है, इधर से भी दर्शा सकते हो आप, ये भी आर है, ये कोण भी थीटा है और ये कोण भी थीटा ही है। ठीक है जी, थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे, अच्छा पॉइंट है। क्या करना है जी इसमें इसका शंक्वाकार जो लोलक आपको दिया हुआ है, हमें ये चेक करना है इसका आवर्तकाल कितना है और इसकी आवर्ती कितनी है, ये सारी बातें हमें करनी है। तो देखिए जी, सबसे पहली बात, रस्सी जब घूमेगी ऐसे ऐसे घूम रही है, देखना एक रस्सी थी ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, वो ऐसे 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 शंकु का आकार ले लेगी। तो इसमें आप ये देखिए, इस रस्सी में इस द्रव्यमान पर इधर क्या लेंगे जी, तनाव लेंगे, इधर तनाव है, समझ गए। और इधर बात करें, अगर इधर तनाव है तो अगर मैं इधर बात करूं, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा जी, थीटा होगा जी। टी का इधर घटक क्या आएगा बोलो, टी कोस थीटा आएगा, और टी का इधर घटक क्या आएगा, टी का इधर घटक आएगा टी साइन थीटा। नीचे क्या आएगा बोलो, एम जी, और बार क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर भी बोल सकते थे भाई, एम ओमेगा स्क्वायर आर, समझ गए। ये पॉइंट है जी। अभी मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया जी इसका, टी कोस थीटा, टी साइन थीटा, एम जी, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो सबसे पहली समीकरण क्या मिली, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा का मान कितना, एम ओमेगा स्क्वायर आर, समीकरण 1। दूसरी समीकरण क्या मिली, टी कोस थीटा बराबर एम जी, दूसरी समीकरण मिली। दोनों को भाग करो, समीकरण 1 बटा समीकरण 2, तो क्या होगा, टी साइन थीटा, टी कोस थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम जी, एम से एम, टी से टी, साइन बटे कॉस, टेंजेंट थीटा, ओमेगा स्क्वायर आर बटे जी, समझ गए जी। यानी यहां से हम लें तो ओमेगा स्क्वायर का मान आएगा, ओमेगा स्क्वायर का मान क्या आएगा जी, जी टेंजेंट थीटा अपॉन आर। यानी ओमेगा का मान लूंगा तो क्या आएगा बताओ, ओमेगा का मान लूंगा तो आएगा रूट अंडर जी टेंजेंट थीटा बाय आर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जी बटे में आर, टेंजेंट थीटा की जगह मैं लिख दूं साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख दिया। ओके, तो अब इस ट्रेंगल से ये त्रिभुज दिख रही है, इसे साइन थीटा तो निकाल सकते हो, यहां से साइन थीटा का मान क्या आएगा, देखो ये देखिए, इधर देखो या इधर देखो, ये भी एल है, ये भी एल है, आर बटे में एल, या यहां बोले तो आर बटे में एल। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे करंट, आर बटे एल, समझ गए जी। तो क्या फार्मूला मिला, रूट अंडर जी बटे आर, कोस थीटा का तो कोस थीटा रखो, ये क्या आ गया जी, साइन थीटा का मान क्या आ गया, आर बटे में एल, एक आर से एक आर कट गया, तो ओमेगा का मान आ गया जी रूट अंडर जी बटे में एल कोस थीटा, रूट अंडर जी बाई एल कोस थीटा, ये ओमेगा आ गया। आवर्तकाल, आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या है, स्मॉल टी, स्मॉल टी से दर्शा रहा हूं, क्यों, क्योंकि बड़े टी से मैंने तनाव को दर्शाया जी। आवर्तकाल टी क्या होता है जी, 2 पाई बाई ओमेगा, तो आवर्तकाल क्या लिखेंगे, 2 पाई बटे ओमेगा, ओमेगा क्या है जी, जी बटे में एल कोस थीटा वर्गमूल के अंदर। तो फाइनल आंसर क्या आया, 2 पाई रूट अंडर एल कोस थीटा बाई जी, ये आवर्तकाल आ गया जी, ये आवर्तकाल आया है, समझ गए जी। ठीक है भाई, आवर्तकाल आ गया। अगली बात, आवर्तकाल आने के बाद अब आपके पास दो समीकरण थी, वहां से आप उन दोनों को भाग करके जो आपने लिया था एम ओमेगा स्क्वायर आर लिया था, आपको रेखीय वेग पूछता तो आप रेखीय वेग भी तो बता सकते थे। कैसे रेखीय वेग कैसे बताते, देखो आपके पास ओमेगा आ गया था, ओमेगा का मान क्या है, रूट अंडर जी बटे में एल कोस थीटा,
और v इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा का आप ये टेंजेंट थीटा वाला मान रख दो, ये ज़्यादा सही है, कोस थीटा वाला काम नहीं आएगा, टेंजेंट थीटा वाला रख दो। तो देखिए ओमेगा का मान क्या आया, रूट अंडर जी टेंजेंट थीटा अपॉन आर। सही है जी। v इक्वल टू आर, ओमेगा का मान रखो जी टेंजेंट थीटा अपॉन आर। तो इसको अंदर ले जाओ, जी टेंजेंट थीटा अपॉन आर, या स्क्वायर ही कर दो ना, स्क्वायर कर दो, रूट ही हट जाएगा, इधर स्क्वायर आ गया, इधर आर स्क्वायर आ गया, तो एक आर से तो एक आर कट गया, तो v का मान आ गया जी आर जी टेंजेंट थीटा के ऊपर रूट। ये है जी रेखीय वेग, ये है जी कोणीय वेग, ये तो है टेंजेंट में, और ये है एक ओमेगा में। ठीक है, अब मैं एक आखिरी बात और निकालने जा रहा हूं जी, तनाव। तनाव निकालना है तो आप क्या करो, समीकरण 1 का स्क्वायर और समीकरण 2 का स्क्वायर जोड़ दो। समीकरण 1 क्या है जी, टी साइन थीटा का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाला क्या था जी, एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस में एम जी का होल स्क्वायर। बस टी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस में एम जी का होल स्क्वायर। तो फाइनली टी का मान क्या गया, रूट अंडर एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस में एम जी का होल स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर आर की जगह आप एम वी स्क्वायर आर भी काम में ले सकते हो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर या फिर आम जी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, वेरी गुड प्रॉब्लम। कुछ फार्मूले मिले हमें, कौन कौन से फार्मूले मिले हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। ये फार्मूले जो आपको याद रखने हैं, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4 और फार्मूला 5। 5 छोटे छोटे फार्मूले हैं जो आपको याद रखने, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इजीली याद हो जाएगा, बिल्कुल रटना भी नहीं। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, फिर भूल जाओ तो आप इनको वापस डिराइव कर लो। ठीक है, नोट करो। बनाया सबने, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बढ़ जाएं आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट बात देखिए, ये संकुल लोलक था, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस आएंगे अगर आपको फार्मूले ध्यान है तो। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए क्या है। ठीक है जी, अब एक आता है जी, पॉइंट आता है सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया का। एक पॉइंट आता है भी, सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैसे निकालते हैं। ये देखिए, यहाँ से चले, ये एक अंडर ब्रिज है और फिर एक ये ओवर ब्रिज है जी, ऐसा सवाल है। वैसे तो जो पुल होते हैं, ब्रिज पुल जो रेलवे लाइन के ऊपर होता है या कई बड़े शहरों में अंडर ब्रिज होते हैं, तो वैसे तो वो होते हैं परवलयाकार, लेकिन हम यहाँ पर वर्तीय गति के रूप में लेके चल रहे हैं। भाई ये अर्धवर्त है, तो
इसकी त्रिज्या r है, ये इसका केंद्र है, ये भी अर्धवर्त है, इसकी त्रिज्या r है, समझ गए। तो ये एक द्रव्यमान है जी, m द्रव्यमान की एक वस्तु है, v वेग से जा रही है, पहले यहाँ पर थी, फिर ये m द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पर आ गई v वेग से, और फिर ये m द्रव्यमान की वस्तु यहाँ आ गई जी v वेग से। ठीक है, सबसे पहला काम कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल कहाँ होगी, संपर्क बिंदु के लंबवत लीजिए। ये ए पॉइंट बोल देता हूँ मैं, एन ए, इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ, तो यहाँ होगी जी एन बी। ये मैं सी पॉइंट बोल देता हूँ, तो यहाँ होगी जी एन सी। ए बी सी 3 पॉइंट है, ठीक है जी। आगे बढ़ो, एम जी, एम जी कहाँ होता है जी, हमेशा नीचे। एम जी कहाँ होता है बोलो, नीचे होता है। और एम जी कहाँ होता है बोलो, एम जी नीचे ही होगा जी, नीचे की तरफ। अब सीधी रेखा में तो एम वी स्क्वायर बाई आर कहाँ लगेगा, इसकी तो त्रिज्या ही नहीं है, अनंत त्रिज्या है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर जीरो हो जाएगा जी यहाँ पर। तो इसकी त्रिज्या है, तो केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से दूर वस्तु पर एक बल लगता है जी एम वी स्क्वायर बाई आर। ये केंद्र था, केंद्र से दूर वस्तु पर एक बल लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर। अब मैं ए बी और सी तीनों बिंदुओं पर सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालने जा रहा हूं। ए बिंदु की सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया एम जी, ठीक है। बी बिंदु पर सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी आई, नीचे एम जी आया और प्लस में एम वी स्क्वायर बाई आर, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ऊपर सी बिंदु है और ऊपर एम वी स्क्वायर बाई आर है, और नीचे क्या है जी, एम जी है। तो सी बिंदु पर क्या आया, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया जी। अब बात आती है जी, कौन सा सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो ज्यादा है, कौन सा कम है, इसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। एन ए, एन बी, एन सी, कौन सा सबसे ज्यादा है और कौन सा सबसे कम। सुनो, एम जी में कुछ जुड़ रहा है, वहां कुछ घट रहा है, यहां कुछ नहीं हो रहा है, यानी एम जी में कुछ ऐड कर दिया, वो तो सबसे ज्यादा हो गया जी। एम जी में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो सबसे कम हो गया। तो उनके बीच में कौन आया, ए पॉइंट। यानी सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल सबसे ज्यादा बी पर था और सबसे कम सी पर। यानी जब आप किसी पुल पर चढ़ते हैं तो आपको वेग बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर वेग बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वेग बहुत ज़्यादा हो गया तो एम वी स्क्वायर बाई आर का मान बढ़ जाएगा। ये दोनों का योगफल एम जी के बराबर हो गया भाई, इसका मान इसके बराबर हो गया, ये समझ लो। ये 50 है और ये भी 50 हो गया, तो 50 से 50 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान 0 आ जाएगा। गाड़ी हवा में आ सकती है जब हम किसी पुल पर चढ़ रहे हैं, यार बहुत स्पीड से, हल्की सी गाड़ी है, हल्की सी स्कूटी है, बहुत स्पीड से फुल रेस में हम पुल पर चढ़ा रहे हैं, तो अगर संपर्क टूट गया तो एकदम हवा में आ जाएगी गाड़ी। तो इसलिए ओवर ब्रिज पर आप स्पीड कम रखें। अंडर ब्रिज वहाँ आप स्पीड कितनी भी रख सकते हैं, जितनी ज़्यादा स्पीड रखेंगे उतना वहाँ अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ठीक बात है जी। ये आगे बढ़ जाते हैं जी हम। नेक्स्ट बात देखिए, अब एक पॉइंट आता है जी, इस टाइप का एक क्वेश्चन है, समझना, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये कि एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, हेमीस्फेरिकल बाउल मतलब अर्ध गोला है जी एक, और ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, एक अर्ध गोला है ऐसे धरातल पे रखा हुआ है। ठीक है, त्रिज्या उसकी आर है, आर त्रिज्या है, यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, और त्रिज्या का एक अर्ध गोला धरातल पे रखा गया है। अब उसके उच्चतम बिंदु से एक बॉल है या एक वस्तु है, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, उसके उच्चतम बिंदु पर एक m द्रव्यमान की एक वस्तु है रखी गई है। ठीक है,
उच्चतम बिंदु पर m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसको हम यहाँ आराम से विराम से थोड़ा सा धक्का दे देते हैं, छोड़ देते हैं, विराम से चलती है वो। तो वस्तु जैसे जैसे आगे आ रही है, चाल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्या आपको क्या लगता है वो इसके साथ साथ आएगी बिल्कुल लास्ट तक? नहीं, वो यहाँ आते आते संपर्क तोड़ देगी, रसीद ही निकल जाएगी। ऐसा किया भी होगा आपने, जैसे हम फिसलते हैं तो वो लास्ट में हम चाल बढ़ने के कारण संपर्क टूट जाता है। तो सवाल यही है कि कितनी ऊंचाई पर ये बॉल, m द्रव्यमान की बॉल इस अर्धगोले से संपर्क तोड़ देगी? धरातल से कितनी ऊंचाई पर बॉल अर्धगोले से संपर्क तोड़ देगी? तो देखो जी, मान लेते हैं यहां कहीं बॉल है वो संपर्क तोड़ रही है, इस पॉइंट पर मान लेते हैं, इस पॉइंट पर वो संपर्क तोड़ देती है, हम ऐसा मान लेते हैं। ये कोई कोण ले लेते हैं जी थीटा, ये कोई कोण थीटा ले लेते हैं। ये m द्रव्यमान है तो इसकी वजह से नीचे की तरफ बल लगेगा जी mg। ये थीटा तो ये भी थीटा है जी, समझ गए, दोनों थीटा ही है। ये संपर्क यहां पर हुआ, समझना, संपर्क यहां हुआ तो n का मान तो इधर होगा और इसका n का घटक लाएंगे विपरीत दिशा में, तो n का विपरीत दिशा में घटक क्या आएगा? mg cos थीटा। n का विपरीत दिशा में घटक आएगा mg cos थीटा। आया जी। अब इधर देखिए ये बात क्या है, इसको इधर इधर अगर हम आते हैं तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा mg sin थीटा, जिसकी वजह से वो आगे जा रही है। ठीक है, और धरातल से ये जो ऊंचाई है जहां पर ये काम हुआ है, ये जो ऊंचाई है इसको हम कौन सी ऊंचाई बोल सकते हैं? इसको आप h ऊंचाई बोल सकते हो जी। पूरी ऊंचाई क्या थी? पूरी ऊंचाई r थी जी, पूरा r था, ये h है, तो ये बची हुई ऊंचाई कितनी रहेगी ऊपर वाली? ये ऊंचाई कितनी रहेगी? ये रहेगी जी r माइनस h। कोई दिक्कत यहां तक? अभी तक मैंने फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि इसका ये घटक बनाए हैं, ये समझ लीजिए आप। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे करने जा रहा हूं तो आप समझ लेना, बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखो इस बिंदु पर क्या हो रहा है, जहां पे वो संपर्क तोड़ने ही वाला है वहां पर वर्त के केंद्र यहाँ है, वर्ताकार है ये, तो यहाँ से केंद्र से दूर इस पर एक और बल लगेगा जी। कौन सा बल लगेगा? mv²/r। r त्रिज्या बड़ा r है तो बड़ा r ले लीजिए। देखो उधर n लग रहा है, mv²/r लग रहा है, उसके विपरीत में mg cos थीटा लग रहा है। संपर्क टूटेगा तो n का मान 0 हो जाएगा, संपर्क टूटने वाला होगा तो n का मान 0 हो जाएगा, यानी mv²/r = mg cos थीटा। mv²/r = mg cos थीटा। m से m काट दो, v² का मान आ गया जी rg cos थीटा। v पूछे तो v लेकर निकाल सकते हो यहाँ से, v √√rg cos थीटा, √rg cos थीटा। समझ गए जी? आगे बढ़िए जी, अगली बात, v का मान तो आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम नाम दे देते हैं। ये पॉइंट है मैं a ले लेता हूं और ये पॉइंट मैं b ले लेता हूं। a और b दो पॉइंट है। ऊर्जा संरक्षण लगाते हैं जी a और b पर, टोटल एनर्जी a पर, टोटल एनर्जी b पर। a पर कौन सी एनर्जी होगी जी? आरंभिक वेग तो 0 या स्थितिज ऊर्जा होगी जी mgh। h कितना है वहां पर? r है, mgr ऊंचाई r है ना जी पूरे, mgr। गतिज ऊर्जा तो वहां है ही नहीं, हाफ है, आरंभिक वेग 0 है। b बिंदु पर आ जाओ, mgh प्लस में हाफ mv²। समझ गए जी? तो ये कितना आएगा? देखो mgr माइनस h बराबर है हाफ mv²। m से m काट दो,
वी स्क्वायर का मान कितना आ गया 2GR माइनस एच। दो समीकरण आ गई जी, समीकरण 1 और 2 से आप यहां से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। समीकरण 1 बराबर 2 कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 अगर आप बराबर कर देते तो यहां तो आया जी 2G, दोनों में वी स्क्वायर है, ठीक है जी, जी से जी कट गया, 2R माइनस 2H इजिकल टू R कोस थीटा, 2R माइनस 2H इजिकल टू R कोस थीटा। कोस थीटा का मान कैसे निकालें, ये बात समझना। यहाँ इस ये त्रिभुज है, इसमें कोस थीटा का मान कैसे आएगा, ये देखो, ये थीटा है जी, ठीक है, ये R है, ठीक है जी, ये क्या है H है, ओके। तो आप यहाँ से कोस थीटा का मान क्या बोल सकते हो, कोस थीटा आधार बटे करण H/R। कोस थीटा की जगह आप H/R लिख सकते हो, तो लिख देता हूँ जी। कोस थीटा का मान आप क्या लिखेंगे, H/R, H से H कट गया, 2R माइनस 2H बराबर H, 3H बराबर 2R, H का मान आ गया जी 2/3R। यानी ये वो ऊंचाई है जी 2/3R जहां पे वस्तु संपर्क तोड़ देगी। ये वो ऊंचाई है जहां पर वस्तु संपर्क तोड़ देगी जी, कोई दिक्कत, ठीक है। अगले बात देखिए, अब ऊंचाई आ गई, कोस थीटा का मान आ गया, तो आप वेग भी बता सकते थे जी, वहां पर वेग कितना है, तो इसको लीजिए, वी स्क्वायर इजिकल टू 2GR माइनस एच, 2GR माइनस एच कितना जी 2R/3, कितना आया 3R माइनस 2R, R/3। बी का मान आ गया जी 2GR/3 का रूट, 2GR/3 का रूट। ये वो वेग होगा जिस बिंदु पर संपर्क टूटेगा, जिस बिंदु पर संपर्क टूटेगा उस समय ये वेग होगा, और उस समय इतनी ऊंचाई होगी धरातल से। वेरी गुड क्वेश्चन, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। अब ये तो अर्धवर्त था, अगर ये पूर्णवर्त होता तो, पूर्णवर्त होता तो धरातल से ऊंचाई क्या सेम रख देते, पूर्णवर्त होता तो कैसे करते, देखो ये बात थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि मेन बात समझाने की थी वो आप समझ गए हैं। अगर मान लेते हैं इसी जगह ये पूर्ण गोला होता, ये पूर्ण गोला है जी, ठीक है, पूरा का पूरा गोला है ये, और ऐसे धरातल पे रखा है जी हमने, तो त्रिज्या कितनी है जी R है, यहां पर वस्तु है पहले m द्रव्यमान की, कब संपर्क तोड़ेगी, मान लेते हैं यहां कहीं संपर्क तोड़ेगी, तो इधर क्या है n है, ठीक है, तो इधर क्या होगा जी mg, ये थीटा, ये थीटा, इधर क्या है mg कोस थीटा, ठीक है, ये बिंदु A, ये बिंदु B, धरातल से ऊंचाई h जहां से संपर्क टूट रहा है, और ये पूरी ऊंचाई कितनी, ये R, ये भी R, तो ये पूरा कितना R और R 2R, पूरा कितना 2R, ये H, संपर्क तोड़ना है
ए और बी बिंदु पर काम करना है जी, पूर्ण गोला है ये, बाहर की तरफ mv²/r लगना ही लगना है जी। तो देखो जी बात, पहले तो वही काम, mv²/r, r बड़ा ही है, बड़ा ही ले लीजिए, mv²/r प्लस n बराबर mg cos थीटा। संपर्क टूटना है तो n को तो क्या करना पड़ेगा, 0। जब वस्तु का संपर्क नहीं होता है किसी से, जब भी किसी वस्तु का संपर्क टूटता है तो उसमें n का मान 0 हो जाता है जी। mv²/r mg cos, ये तो वही समीकरण बन गई जो पहले बनी थी, v² = rg cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब ए और बी बिंदु पर टोटल एनर्जी बराबर करते हैं, टोटल एनर्जी ए पर, टोटल एनर्जी बी पर। ए पर गतिज ऊर्जा है ही नहीं, स्थितिज ऊर्जा ही है, mg ऊंचाई कितनी 2r। बी बिंदु पर आओ, बी बिंदु पर एक तो है mgh और वेग कितना है 12 mv², ठीक है जी। तो देख लो mg 2r - h 12 mv², m से m काट दो, v² का मान आ गया 2g वर्गमूल में 2r - h, समीकरण 2, 1 और 2 से उत्तर आ जाएगा जी। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, ठीक है। तो देख लीजिए 2g, समीकरण 1 लिखो पहले तो, rg cos थीटा बराबर 2g 2r - h, ठीक है। g से g काट दो, r cos थीटा का मान कितना आएगा, वही तरीका जी, cos थीटा का मान तो ये r है, ये r है, तो ये कितना है, ये बताओ भाई, cos थीटा तो यहां से निकलेगा ना, तो हमें तो ये निकालना पड़ेगा पहले, cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा निकालना है तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना जी, इतनी। इस वैल्यू को आप क्या मानोगे, ये वैल्यू देखो इतनी, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये भी आ रहा है, और ये क्या है h। तो ये वैल्यू कैसे आ सकती है बताना, ये x कैसे आ सकता है भाई, हमें तो कोण निकालना है तो हमें तो ऐसे ही जाना पड़ेगा जी। भाई ये r है, ये x है, ये थीटा है, तो cos थीटा का मान आएगा जी, कितना आएगा जी, cos थीटा का मान आधार बटे करण x/r। व्हाट इज x, x कैसे निकालें, x + r का मान कितना है, h है, x + r का मान कितना है जी, h। x + r कितना है बताओ, h है, तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया जी h - r, ये cos थीटा का मान आ जाएगा जी, h - r। भाई पूरा h था, h में से r माइनस कर दो, h - r बटे r, सही है जी। 2 अंदर ले जाओ, 4r - 2h, r से r कट गया, h - r बराबर 4r - 2h, इधर ले आओ जी, 3h उसको उधर ले जाओ, 5r, h बराबर 5/3r, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई बात समझ ना आई हो पूछ लें, नोट करें। क्या ये हम सीधा कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे सीधा। भाई अर्धगोले में क्या था, अर्धगोले में क्या था, अर्धगोले में ये ऊंचाई कितनी थी जी, और पूर्ण गोले में क्या होगा, पूर्ण गोले में क्या होगा, नीचे r और बढ़ गया ना, पूर्ण गोले में क्या हुआ, नीचे r और बढ़ गया जी, ये h तो था ही था,
आर का मान और बढ़ गया। तो पहले ये एच कितना था, ये एच था 2h/3, तो अब क्या आएगा जी 2h/3 प्लस आर। तो ये पूरी ऊंचाई कितनी होगी, ये जोड़ दी हमने, तो ये पूरी ऊंचाई कितनी होगी, ये पूरी ऊंचाई निकालनी होगी। तो 3 लघुत्तम 3r 2r/3 था, ये 2r/3, 3r प्लस 2r 5r/3, ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अर्ध गोले में 2r/3 है, पूर्ण गोले में मतलब एक r और आ गया नीचे, 2r/3 प्लस r 5r/3। कोई कंफ्यूजन, बढ़िया सवाल। ठीक है जी, आगे बढ़ जाइए। अगली बात पे आते हैं। इस तरह बढ़ती गति किसी भी पॉइंट की हो रही है, उस पॉइंट पर आप ये ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक सवाल मैं इसे निकालता हूँ, देखो कि ये इस तरह की सी सतह है, ये देखना, ये इस तरह से, ये समझ लो ये इस तरह की सतह है ये, ठीक है। ये तो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में है कि जी, अभी हम क्षैतिज वृत्तीय गति ही पढ़ रहे हैं, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति का पार्ट है ये। क्षैतिज वृत्तीय गति लगभग खत्म है जी। हाँ, क्षैतिज वृत्तीय गति में हमने विकर्ण घूम रहा है, ये सारी बातें हमने देख ली है। इसके बाद ये सारी बातें आ गई, स्प्रिंग के सवाल हमने कर लिए हैं, नॉर्मल रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया है, हर एक का ओमेगा आप ज्ञात कर सकते हो, किसी का भी ओमेगा निकालना हो हम निकाल सकते हैं, थीटा निकाल ही दिया है हमने। अब आगे की बात देखिए, आगे का पॉइंट क्या है वृत्तीय गति में, और कोई पर्टिकुलर सवाल बताता हूं, देखो हाँ, एक ये देखिए, ये एक शंकु है, ऐसा समझ लीजिए, अच्छा सवाल है। और इसमें समझ लीजिए यहाँ तक ऐसे पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर एक m द्रव्यमान का कण है, वो इस तरह से वृत्तीय गति में घूम रहा है जी r त्रिज्या की, और ये ऊंचाई h है, ये h ऊंचाई निकालनी है, समझ गए। तो आप देखो जी, सबसे पहले बात क्या है, यहाँ संपर्क हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा जी n होगा, ये h हो गया, तो ये कोण हो गया जी थीटा, इधर भी ले सकते थे थीटा, ठीक है। तो ये आ गया जी r, ये आ गया जी h, ठीक है, ये आ गया जी थीटा। तो यहां से टेंजेंट थीटा का मान क्या आया, यहां से टेंजेंट थीटा का मान आया जी लंब बटे आधार r/h, r/h आया टेंजेंट थीटा, ठीक है जी। तो अब बात देखिए, टेंजेंट थीटा का मान आ गया r/h। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये n है, तो इधर संपर्क हुआ, लेकिन mg तो कहाँ लग रहा है जी नीचे, लेकिन वृत्तीय गति है तो बाहर की तरफ एक बल और लगेगा, एक बार और कौन सा लगेगा, mv²/r। ध्यान से देखना, भी छोटा डायग्राम है, थोड़ा कर लिया समझना, mv²/r हो गया। अब ये थीटा है जो ऊर्ध्वाधर से, ये थीटा है जो यहां से था, तो ये भी थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, तो समझना जी आप बात है, यहां से ये थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ, मतलब ये वापस से थीटा हो गया कि नहीं, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। इसके घटक देखो, इसके घटक क्या आएंगे, n का एक घटक तो आएगा जी इधर n कोस थीटा, और n का एक घटक आएगा जी ऊपर n साइन थीटा, ये दो घटक आ गए। तो दोनों को करो जी बराबर, n साइन थीटा बटे में n कोस थीटा, ये हम पढ़ने वाले हैं। n साइन थीटा का मान है mg, और n कोस थीटा का मान है mv²/r।
एम से एम एन से एन साइन बटे कोस। टेंजेंट थीटा का मान आ गया जी जी ऊपर आर नीचे वी स्क्वायर। ठीक है, दोनों टेंजेंट थीटा ही थी, बराबर कर दो समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, आर बटे एच जी आर बाई वी स्क्वायर, एक आर से एक आर कट गया, वी स्क्वायर का मान क्या आ गया जी जी एच, और वेग क्या आ गया रूट ऑफ जी एच। वेरी गुड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, समझिए। अरे सवाल समझ तो गए ना। सवाल क्या था, एक शंकु के आकार का, एक शंकु के आकार का बर्तन था, कंटेनर शंकुआकार, उसमें पानी भर दिया, उसमें कोई अम द्रव्यमान की बॉल है वो ऐसे घूम रही है, तो उसका वेग क्या होगा। उसके धरातल से ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो वेग होगा जी जी एच। आर पे निर्भर नहीं कर रहा है, आप देखो h पे निर्भर कर रहा है। क्या किया जी मैंने, घटक के लिए देखो ये कोण कैसे लेते हैं, मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो देखो जी, ये थीटा तो ये थीटा, अब देखो यहाँ पर नॉर्मल तो इधर होगी जी, नॉर्मल रिएक्शन तो क्या होती है, जहां संपर्क हो वहां लंब। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस कितना हुआ थीटा, इसलिए इसका इधर घटक आया है एन कोस थीटा, समझे, और ऊपर आया है एन साइन थीटा, समझे। नीचे क्या था एम जी, और बाहर की तरफ वर्तीय गति में बाहर की तरफ क्या लगता है एम वी स्क्वायर बाई आर, एन कोस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर, एन साइन थीटा एम जी, जी आर ऊपर आ गया जी आर बाई वी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई बात समझ ना आई हो पूछ सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक बताता हूँ। अब मैं होमवर्क बता रहा हूँ जी, होमवर्क जरूर करें आप। ये इस टाइप के एग्जाम्पल हैं वो आप कर लीजिए, स्टार्टिंग के एग्जाम्पल कितने कर लीजिए, 1 से 7 तक कर लीजिए, ठीक है। और स्टेज में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 1 में आपने कर लिए होंगे जी 1 से 20 क्वेश्चन, नहीं किए तो कर लीजिए। स्टेज 2 में आप 1 से 10 तक कर लीजिए। स्टेज 3 में भी 1 से 10 या 15 तक कर लीजिए इनको, ये 1 से 10 ये कर लीजिए। सबसे पहली बात है कि आप सबसे पहला काम क्या करें, पहले आप वीडियो देख के अच्छे से कॉपी में नोट करें। अगर आप कॉपी में नोट नहीं कर रहे हैं साथ के साथ, तो इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक फ़िल्म है, ख़त्म होगी, थोड़े दिन बाद भूल जाओगे क्या हुआ था फिल्म में। आपको ये वीडियो मान लेते 50 मिनट का है, तो आप सिर्फ 50 मिनट नहीं लगेंगे इसको देखने में, इसको देखने में आपको 2 घंटे लगने चाहिए, तब आपको समझ आएगा। जहाँ समझ में नहीं आ रहा वहाँ रोकिए, उसको रिप्ले देखिए और उसको नोट करते जाइए एक एक चीज़। जहाँ दिक्कत आई हो, जो समझ नहीं, उसको सर्कल कर दीजिए, उसको फिर आप पूछ लीजिए, ठीक है जी। तो ये आप साथ के साथ ये क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप, ये आपके शायद मॉड्यूल में एग्जाम्पल में है, इसको देख लेना, ये भी आपको मिल जाएगा मॉड्यूल में, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।